नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं वडोदरा गुजरात बेस्ड एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग कंपनी की। और इस कंपनी ने जो अपनी शुरुआत की वो 1987 में की, बहुत छोटे पैमाने पर, और तब से अब ये कंपनी 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बन गई है। तो इस कंपनी का नाम है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड। आज के वीडियो में जानेंगे कि ये कंपनी एग्जैक्टली करते क्या है, किस तरह के इनके वर्टिकल्स हैं और कौन सा वर्टिकल इनके लिए आगे आने वाले समय में ग्रोथ वर्टिकल साबित हो रहा है। तो इसके साथ ही साथ इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी समझेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कंपनी इस भाव में निवेश लायक है या नहीं है, और कौन कौन से इन्वेस्टर्स यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन इसमें बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ये भी जानेंगे। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास की और कंपनी के मैनेजमेंट की। तो कंपनी की स्थापना, जैसे मैंने बताया, 1987 में हुई। उस समय इस कंपनी की स्थापना महेंद्र सांघवी, जिनको माइक सांघवी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने की, और अब ये कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। उस समय कंपनी की शुरुआत केवल 2 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से की। अब ये इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है ये सब आगे हम समझेंगे। तो खैर, शुरुआत इन्होंने 2 इंजेक्शन मोल्डिंग से की और अब 200 से ज़्यादा इंजेक्शन मोल्डिंग इनके पास मशीनें इनके पास है। 60 से ज़्यादा इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। अब ये जो कंपनी है, इनको इनके सुपुत्र अमित सांघवी संभाल रहे हैं, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अब जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। तो कंपनी जो है वो हाई प्रेसिशन इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक कंपोनेंट्स बनाती है। अब हाई प्रेसिशन एक वर्ड हुआ, इंजेक्शन मोल्डिंग दूसरा वर्ड हुआ, तीसरा जो वर्ड हुआ वो है प्लास्टिक कंपोनेंट्स। तो प्लास्टिक कंपोनेंट तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्लास्टिक के कोई कंपोनेंट्स बनाते हैं। हाई प्रेसिशन का मतलब ये है कि एक्यूरेट छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, कुछ बड़े भी बनाते हैं लेकिन ज़्यादातर छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, और सब असेंबलीज बनाते हैं। अब सब असेंबली क्या हुआ? सब असेंबली वो चीज़ है, वो कंपोनेंट है जो किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ एडजस्ट होता है। तो अगर वो जो बड़ा कंपोनेंट किसी दूसरी कंपनी ने बनाया और आपने ये छोटा कंपोनेंट बनाया, तो इस तरह का कंपोनेंट होना चाहिए कि ये वाला कंपोनेंट जो है इसमें ये जो आपने बनाई आसानी से फिट हो जाए। तो इसलिए एग्जैक्ट मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई में कोई बहुत ज़्यादा फर्क आना नहीं चाहिए। जैसे आपने बनाया, आपने कंपनी को, वो दूसरी कंपनी को किसी को दिया, वो आसानी से उसको यूज़ कर सके, उसको घिसने की या उसको साइज़ में लाने की कोई उसको जहमत झेलने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो वो जो टेक्निक होती है वो इनके पास है, उसको हाई प्रेसिशन बोलते हैं। दूसरी अब ये बात समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेंटेंस में बात है वो है इंजेक्शन मोल्डिंग की। इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है? देखिए, मोल्डिंग का मतलब है किसी चीज़ को ढलाई करना। ढलाई करने का मतलब ये कि आप जो है एक मोल्ड बनाते हैं, एक सांचा बनाते हैं। जैसे आप कभी जो अप्पम बनाते हैं तो उसके लिए एक आपके पास सांचा होता है, उस सांचे में आप वो घोल डालते हैं, और घोल डालने के बाद वो सांचे का जो स्वरूप है वो अप्पम वाला जो सांचा है उसमें वो अप्पम का शेप गोल और ओवल शेप वो ले लेती है। तो इस तरीके से एक सांचा बनाया जाता है। उस सांचे में हम जो पिघला हुआ प्लास्टिक है उसको इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग। तेज़ी से गर्म प्लास्टिक को फोर्स से एक सांचे में डालते हैं, और जब वो प्लास्टिक ठंडा होता है तो वो जो सांचा है उसका शेप ले लेता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको इंजेक्शन मोल्डिंग बोलते हैं। तो अब हाई प्रेसिशन इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक पार्ट्स से बनाते हैं। तो प्लास्टिक के पार्ट्स बनाते हैं, इस तरह के पार्ट्स बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, जिनको साइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इंजेक्शन मोल्डिंग जो प्रोसेस है उसके थ्रू ये बनाते हैं। तो बेसिकली प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स जो है ना, वो इनका रॉ मटेरियल है। अब इनके टोटल 3 सेगमेंट्स हैं, और उन 3 सेगमेंट्स में कुछ सब सेगमेंट्स भी हैं। तो जो पहला सेगमेंट है वो है कंज्यूमर सेगमेंट, दूसरा जो सेगमेंट है इनका हेल्थ केयर सेगमेंट, और जो तीसरा सेगमेंट है वो है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। यानी कंज्यूमर कंपनीज़ के लिए ये माल बनाते हैं, ये हेल्थ केयर कंपनीज़ के लिए माल बनाते हैं, और इंडस्ट्रियल कंपनीज़ के लिए माल बनाते हैं। यानी कि ये जो कंपनी है ये B2B बिजनेस है, यानी बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है ये। अब ये जो Q1 FY26 में जो इनका रेवेन्यू था वो 61% जो आया ये कंज्यूमर कंपनीज से आया या कंज्यूमर वर्टिकल से आया। जो 31% रेवेन्यू है इनका हेल्थ केयर सेगमेंट से आया, हेल्थ केयर वर्टिकल से आया, और जो बाकी 8% है
वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आया। मैं आपको ये भी बताऊंगा इन 3 सेगमेंट जो कंज्यूमर, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल है, इसमें से सबसे तेज़ बढ़ता हुआ कौन सा वर्टिकल है जिस पे ये फोकस कर रहे हैं और कौन सा ऐसा है जिसमें इनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है। वो मैं पहले ये समझा दूं आपको कि जो 3 वर्टिकल्स हैं ये आखिर इसमें ये क्या क्या बनाते हैं। उसके बाद हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि किस वर्टिकल में कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, यानी ईयर ऑन ईयर। तो कंज्यूमर सेगमेंट में जहाँ से इनका रेवेन्यू 61% आता है, वहाँ पर ये होम फर्निशिंग बनाते हैं, एफएमसीजी पैकेजिंग बनाते हैं। एफएमसीजी पैकेजिंग का मतलब ये है वो जो बॉटल्स होती है ना, आपको कोई प्लास्टिक की बॉटल, चाहे पाउडर का डिब्बा हो या आपका कोई क्रीम का डिब्बा हो या फैशन एक्सेसरीज़ में कोई रेज़र हो या जो आईलाइनर होता है या जो कंघे होते हैं या जो ब्रशेज़ होते हैं, वो चाहे बाथरूम को क्लीन करने के लिए या किचन को क्लीन करने के लिए। तो इस तरह के जो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, मेकअप बॉक्सेस हुए, जितने भी इस तरह के जो छोटे बड़े आइटम्स होते हैं एफएमसीजी में, स्पेशली कंटेनर से रिलेटेड। और जैसे मैंने बताया जो ब्यूटी एंड हेल्थ केयर है, उसमें जो ब्यूटी और पर्सनल केयर है उसमें ज़्यादातर ये जो बॉक्सेस है ना, कंटेनर से बनाते हैं, आप ये समझ लीजिए। फिर ये एलईडी लाइट्स भी बनाते हैं। एलईडी लाइट्स का मतलब ये नहीं कि बिजली वाली जो चीज़ है वो बनाते हैं, ये बेसिकली उसके बॉक्सेस बनाते हैं जिसमें वो एलईडी लाइट अल्टीमेटली जाके फिट होती है, जो प्लास्टिक का पार्ट होता है वो। इसके अलावा टॉयज़ बनाते हैं, कार्बन स्टील यानी एक तरह के स्टील की ये कुछ फर्नीचर भी बनाते हैं, हालांकि उसमें इनका जो रेवेन्यू का जो है साइज़ है वो बहुत ही कम है। दूसरा इनका जो सेगमेंट है जो तेज़ी से बढ़ता हुआ इनका सेगमेंट है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड। वहाँ से जैसे मैंने बताया 31% रेवेन्यू आता है। ये फार्मा पैकेजिंग जो है वो बनाते हैं, जितनी भी फार्मा की बॉटल्स वगैरह होती हैं वो ये बनाते हैं। फिर इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये इन्हेलर बनाते हैं। इन्हेलर वो जो अस्थमा वगैरह में दवाई की डोज लेने के काम आता है, तो वो ऑटोमेटिक इन्हेलर भी बनाते हैं। और जो मैनुअल इन्हेलर होते हैं जिसको सक किया जाता है और अंदर एक कैप्सूल डाल के उसको इन्हेल किया जाता है, कैप्सूल का पाउडर, जो मैनुअल एक्चुअली इन्हेलर होता है वो भी ये बनाते हैं। इसके अलावा इंसुलिन पेन बनाते हैं जिसके थ्रू जो व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित होता है वो आसानी से जो एक मेजर डोज अपने सही समय पर ले सकता है, और उसमें ये भी पता लगता है उन पेन्स में कि आखिर कितनी डोज आपकी बाकी रह गई। ऑटो इंजेक्टर्स हुए, नेसल स्प्रेज हुए, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह के लिए नेसल स्प्रेस काम आते हैं, या नाक में जो ब्लॉकेज कई बार हो जाता है उसको ओपन करने के लिए ऑट्रिविन टाइप के जो नेसल स्प्रेज होते हैं उसके जो स्प्रे वाली जो बॉटल होती है वो ये बनाते हैं। आई एंड ईयर ड्रॉप्स ये बनाते हैं। इसके अलावा जो सिरिंजेस होती हैं वो भी ये बनाते हैं। तीसरा इनका जो वर्टिकल है वो है इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये ऑटोमोबाइल के जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं वो बनाते हैं। इसके अलावा ये कॉफ़ी मशीन टाइप की चीज़ें भी बनाते हैं, और जो कैटल होती है जो ऑटोमेटिक जो पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक कैटल होती है उस तरह की चीज़ें बनाते हैं। वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर बनाते हैं। हालांकि इनका जो ये जो सेगमेंट है यहाँ से जिनका जो कॉफ़ी मशीन हुआ या वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर वाली जो कंपोनेंट्स हैं बहुत कम है, मतलब ये मास स्केल पे इन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करते। इनका जो बेसिकली छोटे कंपोनेंट, छोटी सब असेंबलीज बनाने का इनका एक्सपर्टाइज है। अब ये जो है इनके क्लाइंट्स की बात करें तो इनके जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जो इनके क्लाइंट्स हैं वो जिलेट हुआ, हिमालय हुआ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हुआ, पीएनजी, यूनिलीवर। और हेल्थ केयर की बात करें तो सोनोफी, डॉक्टर रेड्डीज़, जाइडस, अरविंदो, नेटको, ल्यूपिन, सन और ऐसी एलेम्बिक और ऐसी बहुत सारी कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं। एलईडी में जो कोरवी करके जो कंपनी है, बड़ी पॉपुलर कंपनी है, वो इनकी क्लाइंट है। वो एलईडी में जो एलईडी का केसिंग होता है उसको बनाने के लिए, तो हनीवेल हुआ, जी हुआ, एबीबी, सीमेंस, इलेक्ट्रोलक्स, इस तरह की इनकी कंपनीज जो हैं ये इनकी ग्राहक हैं। Q1 FY26 में जो इनका एक्सपोर्ट से रेवेन्यू था वो 76% था और डोमेस्टिक सेल्स इनकी 24% थी। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, ये 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, यानी कि इनका जो मेजर रेवेन्यू 76% आता है ये एक्सपोर्ट करने से आता है। 7 से ज़्यादा इनकी फैसिलिटीज़ हैं, इनमें से 6 फैसिलिटीज़ प्लास्टिक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के काम आती है, और जो एक फैसिलिटी है वहाँ पर ये, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि ये कार्बन स्टील फर्नीचर भी बनाते हैं, तो वो स्टील फर्नीचर बनाने के लिए वो फैसिलिटी काम आती है। शुरुआत जैसे मैंने कहा कि 2 मोल्डिंग मशीन से की, अब इनके पास 200 से ज़्यादा मोल्डिंग मशीन है। इनका जो फोकस एरिया है
वो उसकी बात अब करते हैं। तो देखिए जो ईयर एंड ईयर ग्रोथ हुई इन 3 सेगमेंट्स में, सबसे ज़्यादा जो इनकी ग्रोथ हुई वो हुई 181%। हेल्थ केयर में वो क्यों हुई उसको मैं समझाता हूँ। और जो कंज्यूमर सेगमेंट में इनकी ग्रोथ हुई ईयर एंड ईयर Q1 FY26 में वो 14% हुई। और इंडस्ट्रियल में इनकी जो ग्रोथ है वो डी ग्रोथ हो गया, यानी 8% से या 6% से इनकी ईयर एंड ईयर ग्रोथ कम हो गई। तो जो सबसे बढ़ता हुआ सेगमेंट इनका है, जिस पे इनका फोकस है, वो ये हेल्थ केयर वाला सेगमेंट है। और वहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक जो इंजेक्टेबल पेन्स हैं वो उस पर ये उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर ये फोकस कर रहे हैं। वो तेज़ी से बढ़ता हुआ एक सेगमेंट है, क्योंकि वर्ल्ड में जो क्रोनिक डिजीज़ हैं जिसमें आपको लगातार दवाई जो है एक रेगुलर इंटरवल पर एक मेजर डोज के फॉर्म में लेनी पड़ती है, चाहे वो डायबिटीज़ की हो और जो सीमाग्लूटाइड है यानी कि जो ओबेसिटी से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड ड्रग्स हैं, उनको भी अब जो उनकी पॉपुलैरिटीज़ बहुत सारे कंट्रीज़ में या वो जो है ऑफ पेटेंट हो रही हैं वो दवाइयाँ, तो अब उनकी भी जो डिमांड है ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। तो उससे रिलेटेड जो पेन्स आते हैं, यानी कि जिससे वो इंजेक्ट आसानी से बॉडी में किए जा सके, सेल्फ इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सको, तो वो जो पेन हैं उनकी पेन की डिमांड लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यही इनका एक फोकस और ग्रोथ एरिया है। तो ये इंजेक्टेबल पेन्स की अपनी कैपेसिटी जो है अभी 45 मिलियन पेन की कैपेसिटी, यानी 4.5 करोड़ पेन से की कैपेसिटी से बढ़ाकर ये 8.5 करोड़ पेन की कैपेसिटी करने वाले हैं इस साल FY26 में। और इसके लिए ये 150 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं। और ये जो केपेक्स है इसके लिए ये कोई जो बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार नहीं लेने वाले, इन या तो कुछ ये इंटरनल अक्रूवल जो इनके पास पैसे बचे हुए हैं, अपने प्रॉफिट से बचे हुए जो पैसे हैं, या तो उसका इस्तेमाल ये करेंगे या फिर ये कस्टमर से एडवांस लेंगे, जो कस्टमर का एडवांस आता है। हालांकि वो भी एक तरह का डेट है, लेकिन वो उतना ज़्यादा रिस्की डेट नहीं, क्योंकि आखिरकार उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ काम करके देना ही है। वो आपका एक तरीके से ये समझ लीजिए आप वो एडवांस रेवेन्यू है। अकाउंटिंग में हालांकि उसको एक डेट माना जाता है। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनका एस्पेक्ट है, हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, स्पेशली जैसे आप प्रिकॉल की बात करें या बैंको प्रोडक्ट्स की बात करें, वो जो इस तरह की कंपनीज थी, 2 कंपनीज जो मुझे याद आती हैं इस तरह की कंपनीज थी जो अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती हैं और क्लाइंट्स उनसे इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वो जो है लगातार क्लाइंट्स के साथ एक बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करके चलती है। बिजनेस तो आता ही, इसके अलावा जो कंपनीज है, जो इनकी क्लाइंट्स कंपनीज हैं, उनकी हेडेक ख़त्म हो जाती है। तो उसकी एक वानगी मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जब ये ड्रग्स की जो इंजेक्टेबल पेन्स था, जब ये सीमाग्लूटाइड यानी कि जो वेट लॉस या डायबिटीज़ वाली जो ड्रग है वो जब ऑफ पेटेंट होने वाली थी, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम उसके लिए पेशेंट्स को ये आ रही थी कि जब वो इंजेक्टेबल पेन से डोज लेते थे तो वो उसके लिए उसको जो उस टाइम प्रिवेलिंग जो पेन हुआ करते थे, यानी मार्केट में प्रिवेलेंट जो पेन्स हुआ करते थे, उसमें एक प्रॉब्लम थी, 2-3 प्रॉब्लम्स थी बल्कि, कि एक तो उनको प्राइम करना पड़ता था, यानी कि उनको हिलाना, शेक करना पड़ता था। तो जो पेशेंट होता था वो जनरली भूल जाते हैं, वो सीधा ही इंजेक्ट कर लेता था, तो उस पर दवाई का इतना असर नहीं होता। दूसरी बात ये कि वो जो इंजेक्टेबल पेन है उससे मेजर डोज नहीं आती थी, ठीक है। और तीसरी बात ये, पेशेंट को ये नहीं पता लगता था आखिर इसमें कितनी डोज बची हुई है। और जो चौथी चीज़ ये कि वो जो पेन है ना वो मल्टी थेरेपी में काम नहीं आता था। मतलब मैं अगर उसकी जगह कोई दूसरा वायल लगा दूं, मतलब उस इंजेक्टेबल पेन में मैं अगर किसी जैसे मान लो मुझे 2 बीमारियाँ हैं, अब मैं उस एक बीमारी के लिए एक इंजेक्टेबल पेन और दूसरी बीमारी के लिए फिर मुझे दूसरा इंजेक्टेबल पेन खरीदना पड़ेगा। तो अगर तो उसमें वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो है क्या, इन्होंने 1.5 साल तक जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ हैं जो इस तरह के दवाइयाँ बना रही थी और जो इस तरह के कंज्यूमर कंप्लेंट्स फेस कर रही थी कि भाई ये जो दवाई है इसके हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको इन्होंने 1.5 साल तक स्टडी करके एक नया पेन बनाया जो है नया डिवाइस है। पहली चीज़, मल्टी थेरेपी में यूज़ हो सकता है, प्राइमिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी चीज़ ये है कि मेजर डोज आती है, एग्जैक्ट करेक्ट डोज आती है। चौथी बात ये, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। और इसका इन्होंने IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्होंने वो पेटेंट इनको एक्वायर करने के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, जब आप अपने क्लाइंट के साथ लगातार रिलेशनशिप मेंटेन करते हो और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार होते हो, तो आप ये समझ लीजिए ऐसी कंपनीज़ को बिजनेस भी बहुत अच्छा मिलता है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो बहुत
प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनके प्लास्टिक इंजीनियरिंग में। दूसरी बात ये डाइवर्स प्रोडक्ट्स इनके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। अगर किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड कम भी हो जाती है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड से ये अपने अपने जो रेवेन्यू उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ में ये डील करते हैं। चौथी चीज़ ये कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं। 87 में माइक सांघवी ने स्टार्ट किया और अब उनकी दूसरी पीढ़ी जो है वो उसको हैंडल कर रहे हैं। और वैसे पिताजी भी जो है अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में, जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की, तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में मैनेजिंग डायरेक्टर अपने बेटे मैनेजिंग डायरेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी इनके साथ है जो डे टू डे ऑपरेशंस देखता है। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आजकल का जो बाज़ार है वो एक रन ऑफ द मिल्स या ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स से सेटिस्फाई नहीं होता। आपको बहुत ही जल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो साफ़ कर देता है अगर आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और मार्केट डिमांड के अनुसार या मार्केट डिमांड से आगे नहीं रही, यानी नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आपको लगातार इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो इनका एक इन हाउस R&D भी है और इनका बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने अभी बताया, एक जो केस स्टडी से रिलेटेड जब इन्होंने फार्मा कंपनी से मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट इंजेक्टेबल पेन वाला इंट्रोड्यूस किया, तो इनकी बहुत ही अच्छी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है जिसके कारण इनको रिपीट ऑर्डर मिलते हैं। फिर क्या है कि पैसा डूबने का चांसेस इसलिए नहीं है कि इनकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, आपने जितने भी नाम सुने, वो शानदार परफॉर्म करने वाली कंपनीज़ हैं, कैश रिच कंपनीज़ हैं और वर्ल्ड में माने हुए नाम है। तो बहुत कम चांसेस बात के होते हैं कि ये कोई प्रोडक्ट बना के दें और उसके बाद इनका पैसा वापस ना आए। वीकनेस की बात करूं तो रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन है, आप समझ गए होंगे। जो प्लास्टिक है वो क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव, और जो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव होते हैं, क्रूड ऑयल की फ्लक्चुएशन होती है तो वो इनका मार्जिन हिट होता है। हालांकि इन्होंने जो एक कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविज़न कर रखा होता है कि अगर कोई क्रूड ऑयल में या रॉ मटेरियल की में प्राइसेस में कोई अगर चेंजेस आएंगे, अगर बढ़ेंगे वो, तो हम आपको पास ऑन कर देंगे, लेकिन वो पास ऑन इमीडिएटली नहीं हो पाता, वो आफ्टर ए टाइम लैग होता है और इस कारण से इनको उस ड्यूरेशन में कुछ मार्जिन हिट होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात ये है कि 76% इनका जो रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और वहाँ पर जो रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन, जब ये पैसा इंडियन रुपीज़ में वापस लेके आते हैं तो जो रॉ मटेरियल, जो फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन है उसमें अगर इन्होंने हेज नहीं कर रखा उस फॉरेन एक्सचेंज को तो वो इनको नुकसान दे सकता है। तीसरी चीज़ ये B2B बिजनेस है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, उन कंपनीज़ को आपके मार्जिन्स के बारे में सब पता होता है। तो आप ये समझ लीजिए आपकी एक लिमिटेड बार्गेन पावर है और अगर कोई दूसरा आपका कॉम्पिटिटर कोई बेटर रेट देता है तो और आप जो है अपना अनरीजनेबल कोई मार्जिन चार्ज करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होता। फिर मार्केट कैप की बात करूँ, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE काफ़ी अच्छा है, 19% है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 34 रुपये का कर्जा है और जो PE है वो 86 का है, 86 का PE। तो 3 ईयर्स की सेल 11% बढ़ी है, 3 ईयर का जो प्रॉफिट है वो 38% बढ़ा है। लेकिन इनकी जो लास्ट पुराने 12 महीनों की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। उसका कारण जैसे मैंने बताया आपको कि इन्होंने ये जो इंजेक्टेबल पेन्स हैं, इनका जो बिज़नेस है ये इनका बहुत तेज़ी से अभी बढ़ा है, जिनको इन्होंने रिसेंटली इनको कुछ कंपनी से यानी फार्मा कंपनी से ऑर्डर मिलने शुरू हुए हैं। प्रमोटर के पास 44% स्टेक है, FII के पास 10% स्टेक है जो बढ़ा है। जून 2025 का सारा डेटा है ये। तो FII के पास 10% है जो बढ़ा है, DII के पास 14% है, ये भी बढ़ा है और पब्लिक के पास 32%। और हमेशा की तरह जब ये दो FII और DII खरीदते हैं तो कौन बेचता है, वो पब्लिक बेचती है। पब्लिक को जैसे ही इस तरह की कंपनीज़ को में कोई प्रॉफिट मिलता है वैसे ही पब्लिक बेचकर बाहर हो जाती है। कंपनी की ग्रोथ के बारे में या कंपनी की जो बिज़नेस मॉडल है वो जनरली लोग समझने की कोशिश नहीं करते और वो बहुत ही जल्दी प्रॉफिट बुक करने की चाहत में रहते हैं। ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो कंपनी एक अच्छी है, भाव लेकिन इस कंपनी का अच्छा नहीं है। लेकिन कंपनी बिल्कुल ये बात तय है कि कंपनी एक नज़र रखने लायक कंपनी है, डायरी में नोट करने लायक कंपनी है, अपने रेडार पर रखने लायक कंपनी है। और जब भी इस तरह की कंपनी एक रीजनेबल प्राइस पे आए और साथ ही साथ इनकी जो परफॉर्मेंस, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड परफॉर्मेंस पे आप भी इन निवेशक को नज़र रखनी चाहिए। अगर वो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क हो, लगातार
आए, वो उनकी परफॉर्मेंस इस सेक्टर में लगातार आए, तो मुझे नहीं लगता कि अगर रीज़नेबल वैल्यूएशन पे इसको लिया जाए, रीज़नेबल पीई पे लिया जाए, तो कोई किसी निवेशक को, लंबे समय के निवेशक को नुकसान हो सकता है। हाँ, ये है कि अब ये पीई कितना होना चाहिए, तो देखिए ये जो 86 के पीई देने की जगह तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी अच्छी सी एफएमसीजी कंपनी को खरीद लिया जाए। फिलहाल तो बिल्कुल भी इस कंपनी के जो फाइनेंशियली है ना, वो इस कंपनी के को निवेश लायक कंपनी तो कम से कम नहीं बनाते। सारा जो इसका जो ग्रोथ है, सारे इसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो समाहित हो चुके हैं इस 86 के पीई में। शेयर को खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल समझने का एक वीडियो था, और आप जो है पक्का से इस कंपनी को अपनी डायरी में नोट करके रखें और इसके परफॉर्मेंस को चेक करते रहें। खरीदने बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। कृपया खरीदने या बेचने से रिलेटेड जो भी निर्णय आपको करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।